जय हिंद। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। और जो सिस्टम है डेट इज अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम के केस में जीटा 0 से लेके 1 के बीच में वेरी करता है। दिस इज ए स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। तो व्हाट विल बी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन? तो दिस इज GS इंटू HS। दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो HS होगा 1, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा GS एंड इट इज इक्वल टू दिस वन। अब ओवरऑल सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? CS अपॉन RS इज इक्वल टू ओमेगा एन स्केयर अपॉन एस स्केयर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा एन स्केयर। जो जीटा है वो 0 और 1 के बीच में वेरी करता है। नाउ दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड दिस इज ए क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर यूनिटी फीडबैक सिस्टम है HS है 1 और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, तो ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट होता है? आपको शॉर्टकट पता है, सिंपली न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है? ओमेगा एन स्केयर प्लस न्यूमरेटर है ओमेगा एन स्केयर प्लस डिनोमिनेटर, ये जो पूरी की पूरी टर्म है। जब आप इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब मुझे स्टेप रिस्पॉन्स स्टडी करना है। स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? अब जो इनपुट है टाइम डोमेन में वो होगी स्टेप सिग्नल डेट इज UT, और जो आउटपुट मिलेगी टाइम डोमेन में उसको मैं बोलूँगा स्टेप रिस्पॉन्स। मतलब जब इनपुट में यूनिट स्टेप सिग्नल अप्लाई करते हैं और जो आउटपुट टाइम डोमेन में मिलेगी उसको बोला जाएगा स्टेप रिस्पॉन्स। तो ये CS किसके इक्वल होगा? RS इंटू ये जो ट्रांसफर फंक्शन लिखा गया है। नाउ इनपुट RT इज ए यूनिट स्टेप सिग्नल, तो RS का लैप्लास क्या होगा? यूनिट स्टेप सिग्नल का लैप्लास होता है 1/s। अब ये जो फंक्शन है इसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। अब यहां पर रूट्स कितने हैं? 3 रूट्स हैं। एक रूट क्या है? S इज इक्वल टू 0, और यहां पर जो रूट्स निकलेंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे, मतलब 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स निकलेंगे। तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कैसे लिख सकता हूं? CS इज इक्वल टू AYS प्लस, अब ये एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो जीटा है इट इज ए अंडर डैम्प्ड सिस्टम। जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो यहां पर 2 कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट्स निकलेंगे। मतलब रूट्स किस तरह से होंगे? एक रूट्स इस तरह से होगा -A प्लस JB, दूसरा रूट्स इस तरह से होगा -A माइनस JB। अब यहां पर 2 कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट्स रूट्स निकलते हैं, और वो रूट्स क्यों निकले? बिकॉज इट इज अंडर डैम्प्ड सिस्टम। जीटा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा? आपको ऑलरेडी पता है, BS प्लस C अपॉन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ABC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इस CS के प्लेस में यहां पर एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर S की पावर के डिफरेंट कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे मैं उसको मैं डायरेक्टली लिखता हूं। A की वैल्यू आएगी 1, ये जो B है इसकी वैल्यू आएगी -1, और ये जो C है इसकी वैल्यू आएगी -2 जीटा ओमेगा n। मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूं। यहां पर A/S, S के साथ कोफिशिएंट है 1, तो A की वैल्यू आई 1, B की वैल्यू आपने -1 ले लेनी है, और C की वैल्यू क्या ले लेनी है? दिस वन, 2 जीटा ओमेगा n, साथ में माइनस अटैच कर देना है। ये याद रखने का एक तरीका है। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। A के प्लेस में भर दूंगा 1, यहां पर ले लिया माइनस क्यों लिया? B के साथ माइनस है, C के साथ माइनस है, तो यहां पर माइनस ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? S प्लस C की वैल्यू है 2 जीटा ओमेगा n अपॉन एस स्केयर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा एन स्केयर। यहां पर माइनस क्यों लिखा? B और C के साथ दोनों के साथ माइनस है, एक तरह से माइनस यहां पर कॉमन ले लिया है। हमें ऑलरेडी पता है फॉर सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम जब जीटा 0 और 1 के बीच में वेरी करता है, ये जो इक्वेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? S प्लस जीटा ओमेगा एन स्केयर प्लस ओमेगा D स्केयर। ओमेगा D इज ए डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दिया। तो मैं क्या करूंगा? ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां पर लिखा -S प्लस जीटा ओमेगा n अपॉन ये जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं। अब यहां पर चाहिए 2 जीटा ओमेगा n,
एक जीटा ओमेगा एन यहां पर लिख लिया और दूसरा यहां पर लिख लिया, मतलब दोनों अलग अलग कर दिए, अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी होल स्क्वायर। तो एक तरह से मैंने क्या किया, यहां पर था एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, टू जीटा ओमेगा एन को मैंने इस तरह से लिख लिया, एस प्लस जीटा ओमेगा एन, अब एक जीटा ओमेगा एन बचा, उसको अलग करके लिख लिया। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो यही एक्सप्रेशन मिलेगा। अब ये जो सी एस लिखा गया है ये लिखा गया है एस डोमेन में, मुझे चाहिए स्टेप रिस्पॉन्स, मतलब मुझे टाइम डोमेन में आना है। तो सी एस से मैं टाइम डोमेन में कैसे आऊंगा, दोनों साइड मैं इन्वर्स लैप्लास करूंगा। तो दोनों साइड सिंपली इन्वर्स लैप्लास करेंगे, तो सी एस का इन्वर्स लैप्लास क्या मिलेगा, सी टी स्मॉल सी टी इज इक्वल टू, और बच्चों इन्वर्स लैप्लास करना है, 1/s का इन्वर्स लैप्लास होता है एक तरह से यूनिट स्टेप सिग्नल, और कंट्रोल में यूनिट स्टेप सिग्नल को 1 लिखते हैं। अब यूटी भी लिख सकते हो पर कंट्रोल में 1 लिखा जाता है, माइनस, अब इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, कोस ओमेगा टी का लैप्लास होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और जब कोस ओमेगा टी को मैं e इंटू माइनस अल्फा टी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो लैप्लास होता है s प्लस ए अपॉन एस प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों अगर इन दोनों को आप कंपेयर करो तो इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, e टू द पावर माइनस 1 है कॉमन, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, e टू द पावर माइनस अल्फा टी। अब यहां पर अल्फा क्या है, s प्लस अल्फा, यहां पर है जीटा ओमेगा एन, तो अल्फा क्या है माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू कोस ओमेगा टी, डेट इज कोस, अब यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा डी, तो कोस ओमेगा डी टी प्लस, ये ध्यान रखना ये जो -1 है ये दोनों टर्म में से कॉमन लिया गया है, आप ब्रैकेट देख सकते हो दिस वन। अब इसका इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं, साइन ओमेगा टी का लैप्लास होता है ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, साइन ओमेगा टी का होता है अल्फा अपॉन एस प्लस अल्फा, ई टू द पावर माइनस अल्फा, तो एस प्लस अल्फा होता है प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर एस प्लस समथिंग है, ऊपर नहीं है, तो मतलब इसका जो इन्वर्स होगा वो साइन की फॉर्म में होगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पर ओमेगा है, अब यहां पर ओमेगा डी स्क्वायर, तो ऊपर चाहिए मुझे ओमेगा डी, आप यहां पर देख सकते हो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अब यहां पर है ओमेगा डी स्क्वायर, तो ऊपर ओमेगा डी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे मैं ओमेगा डी के साथ डिवाइड करूंगा। तो एक तरह से क्या हुआ, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा डी। अब इस टर्म का इन्वर्स लैप्लास क्या होगा, ओमेगा डी अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, दिस वन ई टू द पावर माइनस अल्फा टी, डेट इज ई टू द पावर माइनस अल्फा क्या है, माइनस जीटा ओमेगा एन टी इंटू साइन ओमेगा टी, अब ओमेगा क्या है, ओमेगा डी, तो साइन ओमेगा डी टी, तो ये निकाल दिया इन्वर्स लैप्लास। अब ओमेगा डी किसके इक्वल होता है, ओमेगा डी हमें पता है ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो इस ओमेगा डी को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये दोनों ओमेगा ओमेगा एन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा, जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर ई टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी को कांस्टेंट लूंगा, तो जैसे ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी कांस्टेंट लिया तो अंदर क्या बचेगा, कोस ओमेगा डी टी प्लस जीटा अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू साइन ओमेगा डी टी। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 1 माइनस जीटा स्क्वायर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस ई टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी, जैसे 1 माइनस जीटा स्क्वायर लिया एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा यहां पर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये पूरी की पूरी टर्म कोस ओमेगा डी टी प्लस जीटा साइन ओमेगा डी टी। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर है इसको मैं यहां पर बाहर लिख लूंगा,
तो जैसे इसको मैं बाहर लेके जाऊंगा तो इनसाइड ब्रैकेट इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा। अब बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने एक रूट लॉ का स्टडी किया था अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। ये जो लेंथ होती थी ये जीटा ओमेगा एन थी, और ये जो परपेंडिकुलर था इसकी लेंथ होती थी ओमेगा एन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और ये जो हाइपोटेन्यूज था इसकी लेंथ थी ओमेगा एन। तो एक तरह से यहां पर साइन थीटा किसके इक्वल होता था, परपेंडिकुलर है ओमेगा एन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर ऑन हाइपोटेन्यूज क्या था यहां पर ओमेगा एन, तो साइन थीटा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो एक तरह से ये किसके इक्वल हुआ, साइन थीटा। इसी तरह से अगर आप कोस थीटा कैलकुलेट करते तो कोस थीटा किसके इक्वल आता था, आप कैलकुलेट कर सकते हो जीटा के इक्वल। तो ये जो जीटा है ये किसके इक्वल है, कोस थीटा। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करना है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन पढ़ा होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए। तो सिंपली अगर मैं इसको इसके साथ को रिलेट करता हूं तो है ए साइन ओमेगा टी, यहां पर एक तरह से साइन ओमेगा डी टी है, तो अगर इसको मैं ले लेता हूं ए, प्लस आगे है बी कोस ओमेगा टी, तो दिस इज कोस ओमेगा टी, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर को मैंने ले लिया बी। तो इसको मैं इस एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए है जीटा स्क्वायर, बी स्क्वायर है दिस वन, जैसे स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1, तो सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया 1 इनटू साइन ओमेगा टी। यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा डी आप देख सकते हो, तो साइन ब्रैकेट यहां पर आएगा ओमेगा डी टी प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए, बी क्या है दिस वन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ऊपर ले लेंगे स्क्वायर रूट अपॉन ए क्या है यहां पर जीटा। एक तरह से इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर इस साइन थीटा को मैं कोस थीटा के साथ डिवाइड कर देता हूं तो क्या मिलेगा, टैन थीटा। टैन थीटा किसके इक्वल होगा, इस साइन थीटा को इस कोस थीटा के साथ डिवाइड किया है 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट अपॉन ये जो जीटा है, तो थीटा क्या हुआ, टैन इनवर्स ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन। तो एक तरह से ये पूरी की पूरी टर्म है, इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, थीटा से। तो सिंपल इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस ई टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर, साइन तो लिखा साइन इनसाइड ब्रैकेट ओमेगा डी टी प्लस इस पूरी की पूरी टर्म को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब यहां पर ये थीटा किसके इक्वल होगा, इसको कैलकुलेट करने के 3 एक्सप्रेशन होते हैं। पहला एक्सप्रेशन ये है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। दूसरा मैं थीटा यहां से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स जीटा। तीसरा थीटा मैं यहां से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर। पर जनरली जो थीटा के लिए एक्सप्रेशन यूज होता है वो ये यूज होता है। अब ये जो सी टी है दिस इज स्टेप रिस्पॉन्स। अब इसी सी टी को एट ए टाइम टी में इंफिनिटी चेक करता हूं तो उसको क्या बोला जाता है, स्टडी स्टेट आउटपुट। तो स्टडी स्टेट आउटपुट क्या होगा, सिंपली सी टी को एट ए टाइम टी इंफिनिटी चेक करेंगे, जैसे टी की वैल्यू यहां पर इंफिनिटी पुट करेंगे, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है, जीरो होता है। जीरो क्यों होता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी, 1 अपॉन ई टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी 1 बाई इंफिनिटी 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म बन जाएगी 0, इसे टी के कारण बचेगा क्या 1। तो बच्चों सेकंड ऑर्डर के केस में जो स्टडी स्टेट आउटपुट क्या होगी, स्टडी स्टेट आउटपुट क्या होती है जब हम सी टी को एट ए टाइम टी इंफिनिटी चेक करते हैं, वो क्या होता है, ये 1। तो एक तरह से ये 1 क्या है, दिस इज स्टडी स्टेट आउटपुट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी स्टेट आउटपुट, व्हेन वी चेक आउटपुट व्हेन टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी। और ये जो पार्ट है जिसमें एक्सपोनेंशियल टर्म भी प्रेजेंट है, ये सारी की सारी टर्म्स बताएंगी ट्रांजिएंट पार्ट। तो 1 इज ए स्टडी पार्ट, या इसको मैं बोल सकता हूं स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स।
और ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स को बताएंगी। तो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ CT। ये जो 1 है दिस इज ए स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, और ये जो पार्ट है जिसमें एक्सपोनेंशियली डी के कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी, इट रिप्रेजेंट ट्रांजिएंट पार्ट। अब अगर आउटपुट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ करते हैं, मतलब इस पूरे के पूरे ग्राफ में अगर मैं टाइम को वेरी करता जाता हूं तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, मतलब एक ओसिलेशंस बनती जाएंगी और उन ओसिलेशंस का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। अब ये जो आउटपुट है, अगर इस आउटपुट को एट ए टाइम में t इन्फिनिटी चेक करता हूं तो उस आउटपुट को क्या बोला जाएगा, स्टडी स्टेट आउटपुट या फिर फाइनल वैल्यू। और ये फाइनल आउटपुट क्या होती है, जहां पर रिस्पॉन्स को सेटल होना है। तो सिंपली अगर मैं t इन्फिनिटी पुट करता हूं तो स्टडी स्टेट आउटपुट क्या मिलेगी, जैसे ही t इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है जीरो, तो सिंपली बचेगा 1। तो 1 क्या है, स्टडी स्टेट आउटपुट, या मैं इसको बोल सकता हूं फाइनल आउटपुट, जहां पर रिस्पॉन्स को सेटल होना है। तो सिंपली यहां पर मैंने लिखा है स्टडी स्टेट आउटपुट, ये एक तरह से फाइनल वैल्यू है जहां पर रिस्पॉन्स को सेटल होना है। और ये स्टडी स्टेट आउटपुट किसके इक्वल है, एक तरह से इनपुट के इक्वल है। इनपुट था स्टेप सिग्नल, और स्टेप सिग्नल का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है, 1। तो एक तरह से स्टेप रिस्पॉन्स में क्या मिलता है, लगातार ओसिलेशंस मिलती हैं और उन ओसिलेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग साइनोसोडल सिग्नल मिलता है एट ए स्टडी स्टेट, मतलब जब टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होता है। ये जो रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू पे सेटल हो चुका है, आप देख सकते हो ये जो रिस्पॉन्स है फाइनल वैल्यू पे सेटल हो चुका है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करेगा स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स, और यहां से लेके यहां तक ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स। अब आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं, आगे मैं इनको ड्राइव करूंगा। पहले होता है डिले टाइम। डिले टाइम वो टाइम होता है जहां पर जो रिस्पॉन्स होता है फाइनल वैल्यू का 50% होता है। फाइनल वैल्यू क्या है, 1, यहां पर रिस्पॉन्स को सेटल होना है। तो ये 1 है तो इसका 50% हुआ 0.5। तो किस टाइम पे जो रिस्पॉन्स है फाइनल वैल्यू का 50% होता है उसको बोला जाता है डिले टाइम, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, 1 + 0.7 जीटा अपॉन ओमेगा एन। नेक्स्ट है राइज टाइम। एक तरह से ये जो स्टेप रिस्पॉन्स है इसको सेटल कहां पर होना है, फाइनल वैल्यू पे सेटल होना है। पर राइज टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब स्टेप रिस्पॉन्स जो होता है फर्स्ट टाइम जब फाइनल वैल्यू के इक्वल होता है। जैसे आप यहां पर देखो ये था रिस्पॉन्स, फर्स्ट टाइम यहां पर ये जो आउटपुट है स्टडी स्टेट आउटपुट के इक्वल हो जाती है, या मैं एक तरह से क्या बोल सकता हूं, फाइनल वैल्यू के इक्वल हो जाती है। और वो जो टाइम होता है उसको बोला जाता है राइज टाइम। तो व्हाट इज राइज टाइम, पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। अगला है पीक टाइम। पीक टाइम क्या बताता है, अगर मैं आउटपुट को देखता हूं तो यहां पर मिलती हैं ओसिलेशंस, और इन ओसिलेशंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है ओमेगा डी, दैट इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ये जो यहां पर ओसिलेशंस मिलती हैं यहां पर डिफरेंट मैक्सिमा मिलते हैं। ये जो मैक्सिमा है इनको बोला जाता है ओवरशूट। यहां पर मिलते हैं मिनिमा, इन मिनिमा को बोलते हैं अंडरशूट। अगेन ये जो डिकेइंग साइनोसोडल सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा डी, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। दीज आर द मैक्सिमा विच इज कॉल्ड ओवरशूट, दीज आर द मिनिमा विच इज कॉल्ड अंडरशूट। टीपी क्या होता है, ये वो टाइम होता है जहां पर फर्स्ट टाइम मैक्सिमा मिला। तो फर्स्ट टाइम मैक्सिमा के लिए जो टाइम होता है वो होता है पाई अपॉन ओमेगा डी। तो फार्मूला क्या लिखा है, पाई अपॉन ओमेगा डी। इसी तरह से यहां पर डिफरेंट सारे मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं। ये डिफरेंट सारे मैक्सिमा और मिनिमा किस टाइम पे मिलते हैं उसके लिए आपको जो फार्मूला याद रखना है वो ये है, एन पाई अपॉन ओमेगा डी। जस्ट यहां पर एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब एन का क्या मतलब है, जैसे ये मिला पहला ओवरशूट तो यहां पर एन है 1, यहां पर मिला अंडरशूट, मिनिमा क्या होता है अंडरशूट, यहां पर एन लिख दिया 2, इसके लिए एन 3, इसके लिए एन 4, अब इसके लिए एन 5। अब मैक्सिमा या फिर ये जो ओवरशूट मिलते हैं किस टाइम पे मिलते हैं, तो फार्मूला याद रखना है एन पाई अपॉन ओमेगा डी। और ये जो एन है ये एन आपको लेना है ओड, जैसे ये फर्स्ट ओवरशूट का मिला पाई अपॉन ओमेगा डी,
इसी तरह से ये जो सेकंड ओवरशूट कब मिला, एन क्या लेना है, ओड 3 पाई अपॉन ओमेगा डी, इसके लिए 5 पाई अपॉन ओमेगा डी, इसी के लिए इसके लिए 7 पाई अपॉन ओमेगा डी। इसी तरह से ये जो मिनिमा मिलते हैं, मिनिमा मतलब अंडरशूट, ये किस टाइम पे मिलते हैं, तो यही फार्मूला आपको यूज करना है। बस एन में अब आपने इवन नंबर प्लेस करने हैं। जैसे यहाँ पर एन था 2, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा डी, ये मिनिमा किस टाइम पे मिला, 4 पाई अपॉन ओमेगा डी। टाइम मतलब यहाँ पर टाइम क्या था। इसी तरह से ये अंडरशूट कब मिला, जब टाइम क्या था, 6 पाई अपॉन ओमेगा डी। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ वेव, मतलब ये जो डिकेइंग साइनोसोडल सिग्नल मिलता है, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, किन्हीं दो ओवरशूट के बीच में मैं टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं, या फिर अंडरशूट के बीच में मैं टाइम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर ओवरशूट के बीच में अगर मैं ये डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं, तो ये क्या होगा, 3 पाई अपॉन ओमेगा डी माइनस पाई अपॉन ओमेगा डी, तो ये कितना आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। इसी तरह से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिस्टेंस क्या आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। तो बच्चों ये जो वेव मिलती है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा डी, और टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड कितना आया, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। इन ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। और टाइम पीरियड क्या होता है, जिसके बाद वेव अपने आप को रिपीट करती है। आप यहां से देख लो, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, आगे वेव क्या कर रही है, रिपीट। या फिर आप नीचे से देख सकते हो जहां पर अंडरशूट बनते हैं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अगला मुझे कैलकुलेट करना है टाइम कांस्टेंट। अब इस टाइम कांस्टेंट को टाइम पीरियड से कंफ्यूज मत कर लेना। टाइम कांस्टेंट और टाइम पीरियड अलग अलग टर्म्स हैं। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, अगर मैं केवल इस एक्सपोनेंशियल पार्ट को कवर करता हूं तो मैं इसको कैसे लिखा, 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। इसको मैंने इस तरह से लिख लिया, इसको मैंने कर दिया इग्नोर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। ये ऑलरेडी हमें पता है, ये एक्चुअल में एक्सप्रेशन क्या होता है, माइनस टी अपॉन टी। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मैं पावर को कंपेयर करता हूं, जीटा ओमेगा एन टी माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, टी टी कैंसल, तो टी क्या आया, 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या आया, 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन। अब ये जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। अब ट्रांजिएंट स्टेट स्पेसिफिकेशन में जो फर्स्ट पैरामीटर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज डिले टाइम। इट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द हाफ ऑफ फाइनल वैल्यू। और फाइनल वैल्यू क्या होता है, स्टडी स्टेट आउटपुट। तो स्टेप रिस्पॉन्स इस तरह से मिला, दिस इज स्टडी स्टेट आउटपुट या फिर फाइनल वैल्यू आउटपुट। तो डिले टाइम वो टाइम होता है जहां पर रिस्पॉन्स स्टडी स्टेट वैल्यू का 50% मिलता है। तो 1 का 50% हुआ 0.5। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो रिस्पॉन्स की वैल्यू है वो है 0.5, मतलब फाइनल वैल्यू का 50%। तो जब रिस्पॉन्स स्टडी स्टेट वैल्यू का 50% पहुंचा तो उस टाइम पे टाइम क्या था, उसको बोला जाता है डिले टाइम। तो ये टाइम क्या है, डिले टाइम। इन दिस टाइम द रिस्पॉन्स इज 50% ऑफ फाइनल वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर स्टेप रिस्पॉन्स। तो डिले टाइम के केस में ये जो रिस्पॉन्स है फाइनल वैल्यू का 50% होगा, तो सी टी मैंने लिख दिया 0.5। और वो टाइम कौन सा है, अब इस टी को चेंज कर दिया टी डी से। अगेन ये जो टी है इसको चेंज कर दिया टी डी से। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है टी डी। जैसे ही सोल्व करेंगे जो टी डी आएगा डिले टाइम, उसका एक्सप्रेशन होता है 1 प्लस 0.76 अपॉन ओमेगा एन सेकेंड्स। नेक्स्ट ट्रांजिएंट स्टेट स्पेसिफिकेशन पैरामीटर है राइज टाइम। व्हाट इज राइज टाइम, द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100% ऑफ फाइनल वैल्यू फॉर फर्स्ट टाइम। अब इसका मतलब क्या है, दिस इज आउटपुट स्टेप रिस्पॉन्स। पहली बार कब ये जो आउटपुट ग्राफ है जिसने फाइनल वैल्यू को टच किया, द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100% ऑफ फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है, 1। दिस इज स्टडी स्टेट आउटपुट। और 1 का 100% क्या होता है, 1। तो सिंपली यहां से चले फ्रॉम 0 to 100%, पर यहां पर जो आउटपुट मिली वो फर्स्ट टाइम फाइनल वैल्यू के इक्वल मिली।
तो मुझे ये राइज टाइम कैलकुलेट करना है टी आर। तो टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 0 to 100% ऑफ फाइनल वैल्यू फॉर फर्स्ट टाइम, यहां से लेके यहां तक, इस टाइम पे जो आउटपुट मिली वो फाइनल वैल्यू के इक्वल मिली। तो वो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इस टाइम पे एट ए टी इज इक्वल टू टी आर, सी टी की वैल्यू क्या है? 1। अब यहां पर देख सकते हो दिस इज ए आउटपुट सी टी, यहां पर आउटपुट क्या है? 1, एंड दिस इज स्टेडी स्टेट आउटपुट, यहां पर आउटपुट क्या है? 1। तो सिंपली सी टी को मैं पुट करूंगा 1, और इस टाइम पे टाइम क्या होगा? जीटा ओमेगा एन। अब ये जो टाइम है इसको मैंने बोल दिया टी आर, यहां पर लिखूंगा टी आर 1 माइनस जीटा स्क्वेयर इंटू साइन ओमेगा डी टी आर। कौन सा टाइम कैलकुलेट करना है? टी आर प्लस थीटा। अब इस टर्म को अगर मैं इस साइड लेके चला जाता हूं और 1 को इस साइड लेके चला जाता हूं तो क्या बनेगा? 1। ये 1 यहां पर चला जाएगा, -1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, जैसे ही मैं 0 के साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 बन जाएगा, और ये जो टर्म है, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसको मैं 0 से नीचे लेके जाऊंगा, 0 प्लस, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने मान लिया x, 0 बाई एक्स क्या होता है? 0। तो क्या बचेगा? साइन ओमेगा डी टी आर प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहां पर है साइन 0, अब मुझे पता है साइन पाई क्या होता है? 0 होता है, साइन पाई इज 0। तो एक तरह से ये जो आर्गुमेंट है ये किसके इक्वल होगा? ओमेगा टी डी आर प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, बिकॉज साइन पाई इज 0, साइन आर्गुमेंट है 0 और हमें पता है साइन पाई 0 के इक्वल होता है। तो इन दोनों आर्गुमेंट को मैं कंपेयर करूंगा, ओमेगा टी आर प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। तो एक तरह से राइज टाइम किसके इक्वल हुआ? पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी, और ये थीटा किसके इक्वल होता है? हमें ऑलरेडी पता है, कोस इनवर्स डैम्पिंग रेशियो जीटा। तो दिस इज अ एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम। तो बच्चों इस राइज टाइम का एक्सप्रेशन क्या आया? टी आर इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिले टाइम, एंड दिस इज एक्सप्रेशन फॉर राइज टाइम। Next is peak time. What is peak time? It is represented with TP, the time required for the step response to reach its maximum first peak overshoot. This is step response. यहां पर लगातार decaying sinusoidal signal मिलता है. These are the maxima, और इन maxima को बोला जाता है overshoots. इसी तरह से these are the minima, इन minima को बोला जाता है undershoot. पीक टाइम वो टाइम होता है जब फर्स्ट टाइम मैक्सिमम ओवरशूट मिलता है। दिस इज मैक्सिमम ओवरशूट। आप देख सकते हो आगे ओवरशूट की हाई डिक्रीज होती है। तो मुझे ये टाइम कैलकुलेट करना है, टीपी, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द स्टेप रिस्पॉन्स टू रीच इट्स मैक्सिमम फर्स्ट पीक ओवरशूट। अब इस टीपी को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज करूंगा। अगर इस पॉइंट में ये है सी टी, ये पूरा को पूरा ग्राफ क्या है? सी टी। अगर इस पॉइंट में मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट इस तरह से होगा। इसी तरह से मिनिमा में भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से होगा। अब बच्चों अगर मैं सी टी का करता हूं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी टी एट ए टाइम, और टी ले लिया मैंने टीपी, डेरिवेटिव क्या बताता है? ये टेंजेंट की स्लो बताता है। एट ए टाइम टी इज इक्वल टू टीपी, ये जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इसी तरह से मिनिमा में भी जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो ये जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो स्लोप क्या हुई? 0। पहले मैं सी टी का करूंगा डेरिवेटिव, फिर टाइम लूंगा एट ए टी इज इक्वल टू टीपी, और डेरिवेटिव क्या बताता है? टेंजेंट की स्लोप बताता है। और यहां पर इस पॉइंट में ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप क्या है? 0। फिर जैसे मैं 0 के बराबर इक्वेट करूंगा मैं टीपी कैलकुलेट कर लूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा? सीटी का करूंगा डेरिवेटिव। तो जैसे सीटी का पहले डेरिवेटिव करेंगे डीसी अपॉन डीटी विद रिस्पेक्ट टू टी, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस, अब ये एक तरह से यूबी फॉर्म में है। ये दोनों फंक्शन टाइम पे डिपेंड करते हैं। आप देख लो टाइम वेरिएबल है, दिस इज टी, दिस इज टी। तो यूबी का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पहले इसको एज इट इज लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी
अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। साइन का डेरिवेटिव करेंगे, कॉस, अंदर आर्गूमेंट में क्या आएगा, ओमेगा डी टी प्लस थीटा। अब ये जो आर्गूमेंट है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, सिंपली ओमेगा डी आएगा। थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, प्लस इसको एज इट इज लिखेंगे साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, तुम्हें पता है, माइनस जीटा ओमेगा एन आएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डेरिवेटिव है डी सी अपॉन डी टी, इस डेरिवेटिव को एट ए टाइम टी इज इक्वल टू टी पी लेता हूं तो ये क्या बताएगा, द डेरिवेटिव एट ए गिवन पॉइंट दैट इज दिस वन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू कर्व एट दैट पॉइंट। आप देख सकते हो एक तरह से मैंने क्या किया, डी सी अपॉन डी टी एट ए टाइम टी इज इक्वल टू टी पी। ये क्या बताएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट दिस पॉइंट, और ये स्लोप क्या है, 0। तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है इसको मैं 0 के बराबर इक्वेट कर दूंगा और साथ में टाइम को किससे चेंज कर दूंगा, टीपी से। बच्चों इस इक्वेशन को मैंने यहां पर लिख लिया, जहां पर टी था उसको टीपी के साथ चेंज कर दिया, इज इक्वल टू 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। ये जो एक तरह से माइनस है इसको गायब कर दिया। ये पूरी की पूरी इक्वेशन किसके बराबर इक्वेट हो गई है, 0 के बराबर इक्वेट हो गई है। अब ये जो टर्म्स है इसको मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो यहां पर था ये माइनस, जैसे राइट हैंड डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कोस वाली टर्म है साइन के नीचे ले आऊंगा, तो सिंपली साइन ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा अपॉन कोस ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा। यहां बचेगा ओमेगा डी और इस साइड का क्या आएगा, जीटा ओमेगा एन। अब ओमेगा डी किसके इक्वल होता है, हमें ऑलरेडी पता, ओमेगा एन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओमेगा डी इज ए डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ओमेगा एन इज ए अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जनरली ओमेगा एन को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ओमेगा डी के प्लेस में मैंने ये पुट कर दिया, ओमेगा एन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। और बच्चों आपको ऑलरेडी पता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा, ये किसके इक्वल होता है, टैन थीटा। अगेन साइन अपॉन कोस दैट इज टैन ओमेगा डी टी पी पीक टाइम प्लस थीटा, साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टैन इज इक्वल टू टैन थीटा। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन पढ़ी होगी, अगर टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा, तो ये थीटा किसके इक्वल होगा, एन पाई प्लस अल्फा। अब सेम फार्मूला मैं यहां पर यूज करूंगा, इसको मैंने एज्यूम कर लिया थीटा, इसको मैंने एज्यूम कर लिया अल्फा, तो ये थीटा ओमेगा डी टी पी प्लस थीटा ये किसके इक्वल होगा, एन पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, थीटा, तो एन पाई प्लस अल्फा मतलब थीटा। थीटा थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो टीपी क्या आएगा, एन पाई अपॉन ओमेगा डी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पीक टाइम, एन पाई अपॉन ओमेगा डी। सेकेंड्स, यूनिट क्या होगी, सेकेंड्स। अब टीपी आया एन पाई अपॉन ओमेगा डी, ये एन जो होता है दिस इज 1 2 3, इस तरह से आपको लेना है। अब 1 2 3 का क्या मतलब है बच्चों, जैसे यहां पर मिला ओवरशूट, यहां पर एन की वैल्यू है 1, ये मिला अंडरशूट तो दिस इज एन इज इक्वल टू 2, अगेन ओवरशूट मिला एन इज इक्वल टू 3, अंडरशूट मिला एन इज इक्वल टू 4, अगेन ओवरशूट मिला एन इज इक्वल टू 5। तो सिंपली मुझे ये पीक टाइम निकालना है तो एन है 1, तो ये टीपी कितना आया, पाई अपॉन ओमेगा डी, तो इस टाइम पे टीपी कितना आया, पाई अपॉन ओमेगा डी। अब बाकी ओवरशूट्स के लिए टाइम क्या होगा, एन आपको ओड लेना है, तो सिंपली अगर एन है ओड तो वो क्या बताएगा, ओवरशूट। इसी तरह से अंडरशूट के लिए एन था इवन, मतलब मिनिमा के लिए एन था इवन, इफ एन इज इक्वल टू इवन
तो वो बताएगा अंडरशूट। मतलब इस ओवरशूट के लिए टाइम क्या होगा, 3 पाई अपॉन ओमेगा डी। इसके लिए एन क्या है 5 पाई अपॉन ओमेगा डी। इसी तरह से इस अंडरशूट के लिए ये टाइम कितना होगा, एन क्या लेना है, इवन लेना है 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। और इसके लिए कितना होगा 4 पाई अपॉन ओमेगा डी। और पीक टाइम क्या होता है, जो हमें मैक्सिमम फर्स्ट ओवरशूट बताता है, डेट इज पाई अपॉन ओमेगा डी। जो आउटपुट में हमें डिकेइंग साइनोसोइडल सिग्नल मिलता है। अब ये जो वेव फॉर्म है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है WD, डेट इज ओमेगा डी, डेट इज डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इसकी यूनिट किसमें होती है, रेडियन पर सेकेंड। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी ऑसिलेशंस पर सेकेंड, तो वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा डी इज इक्वल टू 2 पाई एफ डी। तो एफ डी क्या होगा, ओमेगा डी अपॉन 2 पाई हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस हुई। इसी तरह से ये जो वेवफॉर्म मिलती है, अगर मुझे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो मैं टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, 2 ओवरशूट के बीच का मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं या 2 अंडरशूट के बीच में मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। टाइम पीरियड क्या होता है, जिसके बाद वेव ने अपने आप को रिपीट किया। अगर मैं टॉप टू टॉप देखता हूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालता हूं, अगर इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। इसी तरह से दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। इसी तरह से टाइम पीरियड मैं 2 मिनिमा की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना आएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा डी। दिस इज अ टाइम पीरियड ऑफ दिस आउटपुट वेव। टाइम पीरियड का क्या मतलब है, जिस टाइम के बाद वेव ने अपने आप को रिपीट करना शुरू किया। अगर मैं यहां से यहां देखता हूं, दिस इज टाइम पीरियड, यहां से लेके यहां तक दिस इज टाइम पीरियड। इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं यहां से भी कैलकुलेट कर सकता हूं फ्रॉम टॉप टू टॉप, डेट इज फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। ये किसके इक्वल होगा, जो ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, जो यहां से लेकर टॉप टू टॉप डिस्टेंस है। नाउ वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम पीक ओवरशूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम पीक ओवरशूट्स। यहां पर पीक्स मिलती हैं और पीक्स को क्या बोला जाता है, ओवरशूट्स। एंड दिस इज मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ये जो पहले वाली है, ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पीक ओवरशूट। अब यहां से लेके यहां तक इस लेंथ को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, सिंपली पहले मैं सी टी कैलकुलेट करूंगा एट ए टाइम टी इज इक्वल टू टी पी। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे सी टी एट ए टाइम इक्वल टू पीक टाइम। सी टी को कैलकुलेट किया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जब टाइम था टी पी। उसमें से अब मुझे कैलकुलेट करनी है ये लेंथ। इस पूरे में से ये मैग्नीट्यूड मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इस मैग्नीट्यूड को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है स्टडी स्टेट आउटपुट। और ये लेंथ कितनी है, दिस इज फाइनल वैल्यू या फिर स्टडी स्टेट आउटपुट। और ये कितनी है 1, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है वो है 1। तो सिंपली मैं सी टी कैलकुलेट करूंगा एट ए टाइम टी इज इक्वल टू टी पी। उसमें से इस 1 को जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो रिमेनिंग लेंथ मिलेगी वो ये मिलेगी। और ये क्या है, एम पी, डेट इज मैक्सिमम पीक ओवरशूट। तो सिंपली पहले मुझे सी टी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है एट ए टाइम टी इज इक्वल टू पीक टाइम। उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है -1 को, डेट इज दिस वन। फिर जो मिलेगा वो एम पी मिलेगा। तो पहले मैं सी टी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा एट ए टाइम टी इज इक्वल टू पीक टाइम। और पीक टाइम अभी जो हमने कैलकुलेट किया था, ये किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन ओमेगा डी। ये टीपी किसके इक्वल है, पाई अपॉन ओमेगा डी। तो सिंपली बच्चों, जहां भी टी है उसको मैंने किससे रिप्लेस कर देना है, टीपी से। अब ये जो टीपी है पीक टाइम, इसकी जगह पर मैं पुट करूंगा पाई अपॉन ओमेगा डी। जैसे टीपी के प्लेस में मैंने पाई अपॉन ओमेगा डी पुट किया, ये ओमेगा डी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब ये जो ओमेगा डी है ये किसके इक्वल होता है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये हमें ऑलरेडी पता है। ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इट इज आल्सो कॉल्ड अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पर जनरली इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ओमेगा डी क्या है, डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये जो ओमेगा डी है इसके प्लेस में मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जैसे ओमेगा डी के प्लेस में मैंने ये पुट किया, ओमेगा एन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब साइन पाई प्लस थीटा,
अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री ये किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। और हमें ऑलरेडी पता है साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अगर मैं डैम्पिंग की टर्म में बात करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और कोस थीटा किसके इक्वल होता है? जीटा के इक्वल होता है। और ये रिजल्ट कहां से आए थे? जब हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो कि अंडर डैम्प्ड था उसमें रूट लोकस प्लॉट किया था। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा? 1 माइनस ई टू द पावर, ये आएगा जीटा पाई अपॉन ये जो 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल। और ये जो साइन थीटा है किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करके प्लस बनाएंगे, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो सी टी एट ए टी इज इक्वल टू पीक टाइम, ये किसके इक्वल आया? 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी? तो सिंपली सी टी का मैग्नीट्यूड व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी पी, उसमें से ये -1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब फाइनल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो एमपी क्या आया बच्चों? एमपी होता है सी टी एट ए टाइम टी इज इक्वल टू पीक टाइम -1। तो सी टी पीक टाइम में क्या आया? 1 प्लस ई टू द पावर माइनस जीटा पाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये एक तरह से क्या है? सी टी का मैग्नीट्यूड जब टाइम किसके इक्वल है? टीपी के इक्वल -1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट किसके इक्वल आया? ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये एमपी क्या है? ये जो लेंथ है। और ये कितनी आई ये आपको याद रखना है, ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। नाउ दिस इज मैक्सिमम पीक ओवरशूट। और इसको कैसे कैलकुलेट किया था? आउटपुट एट ए पीक टाइम -1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आउटपुट एट ए पीक टाइम माइनस स्टेडी स्टेट आउटपुट। 1 क्या था? स्टेडी स्टेट आउटपुट। इसी तरह से इस मैक्सिमम पीक ओवरशूट को अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूं तो ये परसेंटेज क्या बताएगा? परसेंटेज पीक ओवरशूट्स टेल्स हाउ मच द मैक्सिमम पीक्स दैट इज दिस वन एक्सीड द स्टेडी स्टेट आउटपुट इन परसेंटेज। तो इसका एक्सप्रेशन अब क्या होगा? तो सिंपली आउटपुट एट ए पीक टाइम माइनस स्टेडी स्टेट आउटपुट अपॉन स्टेडी स्टेट आउटपुट। हाउ मच द मैक्सिमम पीक एक्सीड द स्टेडी स्टेट आउटपुट इन परसेंटेज, और साथ में आ जाएगा इनटू 100। अब इस ग्राफ में क्या था? स्टेडी स्टेट आउटपुट थी 1 और ये जो रिस्पॉन्स था, इस रिस्पॉन्स में CSS कितना था? 1। अगर इन दोनों को मैं 1 1 ले लेता तो क्या होना था? आउटपुट एट ए टाइम t इज इक्वल टू टी पी माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। मतलब ये टर्म किसके इक्वल थी? इसके इक्वल। और ये हमने यहां पर कैलकुलेट किया था, ई टू द पावर माइनस जीटा पाई अपॉन 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100। CSS क्या था? 1। तो सिंपली मैक्सिमम पीक ओवरशूट अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो यहां पर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यह फार्मूला कब यूज करना है? कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेडी स्टेट आउटपुट होती है वो 1 नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये है K, मतलब अब ये रिस्पॉन्स सेटल कहां पर होगा? K में। तो उस केस में अगर मुझे मैक्सिमम पीक ओवरशूट परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो उस केस में मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। उस केस में स्टेडी स्टेट आउटपुट के प्लेस में मैं क्या पुट कर दूंगा? K। यहां भी नीचे क्या आ जाएगा? K। नेक्स्ट इज सेटलिंग टाइम TS। व्हाट इज सेटलिंग टाइम? It is time required for the system response to enter and remain within a specified tolerance band, usually ±2 or ±5% of its final steady state output. अब इसका मतलब क्या है? This is a step response for second order system. अब यहाँ पर लगातार oscillations मिलती हैं और इन oscillations का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है
और ये मैग्नीट्यूड डिक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू दिस नेगेटिव एक्सपोनेंशियल पार्ट। अब इस रिस्पॉन्स को सेटल होना है। रिस्पॉन्स सेटल होने का क्या मतलब है? ये जो आउटपुट है ये फाइनल वैल्यू के इक्वल हो जाए, और अगर टाइम इंक्रीज करते रहे, ये आउटपुट लगातार कांस्टेंट मेंटेन रहे, तो ये रिस्पॉन्स सेटल कब होगा? ऑलरेडी हमें पता है जब आउटपुट को एट ए टाइम टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चेक करते हैं, और अब जो आउटपुट मिलती है उसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट आउटपुट या फिर फाइनल वैल्यू। तो एक तरह से एट ए टाइम टी इन्फिनिटी रिस्पॉन्स को सेटल होना है। पर बच्चों प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, ये जो सेटलिंग टाइम की कंडीशन है इसको हम रिलैक्स कर देते हैं। और रिलैक्स किस तरह से करते हैं? इसमें हम टॉलरेंस बैंड की कंडीशन ले आते हैं। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ टॉलरेंस बैंड, +-2 और +-5%। अब +-5% का मतलब मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड लगातार डिक्रीज होता है। अगर यहाँ पर मैं एक बैंड बना लेता हूँ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑसिलेशंस मिल रही हैं, एक मैंने ले लिया टॉलरेंस बैंड इस तरह से, दिस इज 5% टॉलरेंस बैंड। 5% टॉलरेंस बैंड का मतलब ये है कि ये जो ऑसिलेशंस है ये फाइनल वैल्यू के 5% ऊपर या 5% नीचे बैंड में मेंटेन रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनल वैल्यू है 1, तो ये कितना हुआ? 1 का 105%, डेट इज 1.05। 1 का 105% कितना होता है? 1.05। या फिर 1 के 5% नीचे मतलब 0.95। 1 का 95%। अगर ऑसिलेशन इस बैंड में रहती हैं, टॉलरेंस बैंड में, 5% टॉलरेंस बैंड में, तो मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स सेटल हो चुका है। तो सिंपली फॉर 5% टॉलरेंस बैंड, अब ये जो सेटलिंग टाइम होगा टीएस, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 3 टाइम कांस्टेंट के इक्वल, दैट इज 3t। इसका मतलब क्या है? अगर मेरी आउटपुट, ये जो आउटपुट में ऑसिलेशंस मिलती हैं, अगर 5% टॉलरेंस बैंड में आ जाती हैं, तो मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स सेटल हो चुका है। और ये किसके इक्वल होता है? 3t की। और ये कैपिटल टी क्या है? टाइम कांस्टेंट। और ये कैपिटल टी किसके इक्वल होता है? हमें ऑलरेडी पता है, टाइम कांस्टेंट होता है जीटा इंटू ओमेगा एन। तो दिस इज 3 जीटा ओमेगा एन। अब ये टाइम कांस्टेंट 1 जीटा ओमेगा एन क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी। और ये क्या होता है? e टू द पावर -t/t। जब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं पावर को, तो t आता है 1 जीटा ओमेगा एन। दिस इज टाइम कांस्टेंट। अब अगर मैं टॉलरेंस बैंड को और कंसाइज कर लेता हूं, मतलब मैं +-2% लेता हूं टॉलरेंस बैंड, इसका क्या मतलब? मैं ये बोलूंगा कि सिस्टम सेटल हो चुका है अगर ये 2% टॉलरेंस बैंड में रहता है। 2% का मतलब जैसे यहां पर ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है, और फॉर एग्जांपल ये है 2% टॉलरेंस बैंड, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है? स्टडी स्टेट वैल्यू के ऊपर 2%, मतलब 1.02। नीचे क्या है? 2% नीचे, मतलब स्टडी स्टेट वैल्यू का 2% नीचे क्या हुआ? 0.98। अगर मेरी ये जो आउटपुट है इस 2% टॉलरेंस बैंड में रहती है, तो मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स सेटल हो चुका है। अब 2% टॉलरेंस बैंड के केस में ये जो सेटलिंग टाइम होता है यहां पर टीएस, ये क्या होगा? डेफिनेटली ये 3t से ज्यादा होगा। 3 टाइम कांस्टेंट किसके लिए था? 5% टॉलरेंस बैंड के लिए। 2% टॉलरेंस बैंड बाद में आएगा। तो सिंपली अब सेटलिंग टाइम क्या होगा? टीएस इज इक्वल टू 4 टाइम कांस्टेंट। For 2% tolerance band, the settling time will be 4 time constant, that is 4 जीटा ओमेगा एन। और डेफिनेटली 2% टॉलरेंस बैंड के लिए जो सेटलिंग टाइम होगा वो 5% टॉलरेंस बैंड के सेटलिंग टाइम से ज्यादा होगा। तो सिंपली सेटलिंग टाइम क्या होता है? इट इज ए टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिस्टम रिस्पॉन्स टू एंटर एंड रिमेन विद इन ए स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड, यूजली 2% एंड 5%। 2% के लिए जो सेटलिंग टाइम रहता है वो रहता है 4 टाइम कांस्टेंट, और 5% के लिए जो होता है वो होता है 3t, और t क्या होता है? 1 जीटा ओमेगा एन।